Good morning, student. Today we start advantages of formal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, इसके पहले हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया है. फर्स्ट, इट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ कैन ईजीली बी एटसर्टन. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि ये पूरा अथॉरिटी और लीडरशिप के अंडर में बनता है और कॉमन गोल अचीव करने के लिए जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है इसमें, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी कैन ईजीली एटसर्टन, जो लाइबिलिटी होती है उसको हम ईजीली एटसर्टन कर सकते हैं. सेकंड, इट इज़ स्टेबल, चेंजेस कांट बी ईजीली डन. ये स्टेबल होता है, इसमें हम चेंजेस आसानी से नहीं कर सकते. थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आर सर्टन. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ सर्टन होती है, लिखी हुई होती है, पूरी निश्चित होती है. फोर्थ पॉइंट, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लियर एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर होता है और वेल डिफाइन होता है. इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो एज द स्पेसिफाइज हाउ मेंबर्स शुड बिहेव, what method of work they should use and what their official relation are. ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है क्योंकि इसमें मेंबर्स को पता होता है कि उनको कैसे बिहेव करना है, उनको क्या काम करना है और कौन सी मेथड से उनको काम करना है और उनके ऑफिशियल्स रिलेशन क्या है. मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड to use official lines of communication which are based upon authority, responsibility and relationship. जो मेंबर्स का जो ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है पूरा, ऐसा नहीं है कि कोई भी जंप करके एकदम से सीईओ के पास चले जाएगा कुछ अगर उसको बोलना है, तो पूरी चेन होती है, उसी चेन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है. विच आर बेस्ड ऑन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप. जो किस पर बेस्ड होता है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट डिलेड द डिसीजन. हो सकता है इसमें डिसीजन लेने में डिले हो जाए, लेट हो जाए, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर वेल डिफाइन है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है. सेकंड, रिलेशंस बिकम मैकेनाइज्ड. जो रिलेशन होते हैं वहाँ पर कुछ ह्यूमन पॉइंट नहीं रहता है, पूरे मैकेनाइज्ड रिलेशनशिप होते हैं. इट इज़ इस्टेब्लिश्ड ऑन टॉप लेवल सो नॉट प्रैक्टिकेबल. इसके जो इस्टेब्लिश ऑन टॉप लेवल, तो ये पूरा टॉप लेवल पर इस्टेब्लिश होता है, तो ये इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है. लेक इन टेकिंग इनिशिएटिव एंड सेल्फ डिसीजन, क्योंकि इसमें सब बता दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किस मेथड से करेगा. तो इनिशिएटिव यानी कोई भी एम्प्लॉइज़ अपने इनिशिएटिव तरीके से वर्क नहीं कर पाता. जो उसको ऑर्डर मिले हैं, जो उसको प्लान बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना होता है. तो डिसएडवांटेज के 4 पॉइंट ही आपको गिवन है, 4 ही करना है. एडवांटेज के भी 4 पॉइंट आपको करना है. अब हमारा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. पीपल वर्किंग टुगेदर in an organization communicate with each other in the course of their work. Gradually they develop friendly relation and from small social groups. जो people होते हैं together in an organization communicate with each other, वो अपने काम को करने के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते. ये ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ वो अपना जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ही करते हैं. जब आपस में एक साथ में काम करते हैं तो उनमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है. ग्रेजुअली दे डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड फ्रॉम स्मॉल सोशल ग्रुप्स. जब एक जगह सब ह्यूमन रिसोर्सेज काम करता है तो उनमें धीरे धीरे फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है और सोशल एक उनका ग्रुप बन जाता है पूरा. The network of the social groups based on friendship is known as informal organization. ऐसा नेटवर्क जो सोशल ग्रुप पर बेस्ड होता है, फ्रेंडशिप पर बेस्ड होता है, नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल ग्रुप तो बनता ही बनता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाता है. साथ में काम करते करते ह्यूमन का नेचर होता है कि वो एक दूसरे से रिलेशन बना लेते. इन अदर वर्ड्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल सिस्टम रिलेशनशिप. कैसा होता है ये हमारा साइको सोशल सिस्टम, यानी जब मनुष्य साथ में काम करते हैं तो उनमें आपस में रिलेशन बन जाता है. दीज ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म इनफॉर्मली बिटवीन द ट्रैवलर्स, प्लेयर्स एंड फ्रेंड्स.
ये हमने देखा है कि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो जो ट्रेन में या बस में हमारे साथ होते हैं उनसे हमारे रिलेशन बन जाते हैं, बातचीत हो जाती है, प्लेयर्स के आपस में बन जाते हैं, फ्रेंड्स के बन जाते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश स्पॉन्टेनियसली। कैसे बनते हैं? धीरे धीरे बन जाते हैं आपस में बात करते करते। इट इज़ वेरी वॉलेंटरी। कैसे होते हैं? कोई कंपलसरी नहीं होता, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दीज रिलेशन इज़ बेस्ड अपॉन द फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये क्यों बन जाते हैं? साथ में काम करते करते फ्रेंडशिप के कारण या कॉमन इंटरेस्ट के कारण बन जाते हैं। इट रिफ्लेक्ट द ह्यूमन रिलेशनशिप। ये किसको बताते हैं? ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है कि साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ काम की बातें करेंगे। उनके जो रिलेशन होते हैं वो फ्रेंडली भी बन जाते हैं आपस में काम करते करते। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। ये किस पर बेस्ड होते हैं? कॉमन टेस्ट, जो लैंग्वेज है, जो रिलीजन है, कल्चर है। अगर हम भी देखते हैं कि कहीं पर काम करने में कई दो व्यक्ति एक रिलीजन के होते हैं तो उनकी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगर उनका कल्चर मैच कर रहा है, अगर उनके टेस्ट मैच कर रहे हैं, तो उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो अच्छी हो जाती है। 6 पॉइंट, इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके कोई रिटन रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। अब हमारा आया यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ वर्थ। ये हमको किसका सेंस बताता है? कि साथ साथ में काम करते करते बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ वर्थ। सेकंड, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विद ईच अदर। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो साथ में काम करते करते एक दूसरे से सोशल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर्स फ्रॉम प्रेशर ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को ताकि वो टॉप मैनेजमेंट के प्रेशर से बचे रहें। फोर्थ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी इससे फीडबैक मिलते। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी जो रिलेशन और फ्रेंडशिप के बेस पर होते हैं, उनसे भी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। फिफ्थ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यू ऑफ इट्स मेंबर। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोजेक्ट एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट और प्रमोट करता है, और वैल्यू ऑफ इट्स मेंबर्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इट्स ओन नॉर्म्स। उसके खुद के नॉर्म्स इन्वॉल्व होते। दीज नॉर्म्स में be contrary or the standards of behavior and performance in formal organization। ये जो हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओन नॉर्म्स होते हैं, कोई इसके स्टैंडर्ड तो बने हुए होते नहीं हैं, तो जो इनके जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। इट जनरली प्रिफर स्टेटस क्यू और एग्जिटिंग वर्क रूटीन। ये जनरली एक लोगों के जो काम करने का स्टेटस है और उनका जो वर्क रूटीन है उसको बताते। चेंजेस आर रिगार्डेड एज द थ्रेट टू इट्स बिलीव्स एंड वैल्यू। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उनके बिलीव्स और वैल्यू को थ्रेट होता है, खतरा होता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ रूमर्स, particularly when the ambiguity in the policies and programs of the formal organization। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कोई प्रोग्राम और पॉलिसीज से अगर एम्बिग्युइटी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी जहाँ पर वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के बीच आपसी रिलेशन बन जाते, तो वो किसको ग्राउंड देते? रूमर्स को, और यानी कि आपस में फिर वो गॉसिपिंग होने लगती है ऑफिस में। फोर्थ, रोल कॉन्फ्लिक्ट एज अ पॉसिबिलिटी व्हेन द एम्प्लॉयज़ इज़ अ मेंबर ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और ग्रुप्स। इसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है किसमें? एम्प्लॉयज़ इन द मेंबर्स ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल।
फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप बन जाते हैं उनमें हो सकता है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो। अब हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। इसमें आपको एडवांटेजेस करना है, डिसएडवांटेजेस नहीं करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मीनिंग, इट इज़ डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। ये कौन बनाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजमेंट बनाता है और पूरा प्लान करके बनाता है। इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एज रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द पीपल। ये हमारा सोशल रिलेशनशिप्स के कारण बन जाता है। सेकंड पर्पस, टू अचीव प्लान गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्लान गोल को अचीव करने के लिए बनाते। टू प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन टू मेंबर्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट। उनके सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बनता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स, पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर। ये साथ में काम करने के कारण बनता है और ये कंपलसरी जो कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बनता है। फिर है रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड सबऑर्डिनेट एंड इवन द एम्प्लॉयज़ इज़ क्लियरली एट सर्टन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बॉस और सबऑर्डिनेट्स का जो रिलेशन होता है वो क्लियरली बताया जाता है, एट सर्टन होता है, निश्चित किया जाता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंड क्लियर रिलेशन। इनफॉर्मल में कोई स्पेसिफिक और क्लियर रिलेशनशिप नहीं होती है। स्टेबिलिटी, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल। साइज, इट इज़ जनरली लार्ज, इट इज़ जनरली स्मॉल। ये लार्ज साइज़ पर होता है या स्मॉल साइज़ पर होता है। लीडरशिप, मैनेजर एक्ट द लीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर पोजीशन। जो मैनेजर होता है वो लीडर के जैसे वर्क करता है। मेंबर्स वॉलेंटरली चूज देयर लीडर्स। यहाँ पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलेंटरी अपनी इच्छा से अपने लीडर को चूज़ कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन IMP क्वेश्चन है। Effective and efficient working of an organization depend on how the managerial function of organization is being performed. हमारा जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपेंड करता है कि हमारे मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बीइंग परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करता है। द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैरिड इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ द अंडर मेंशन प्रिंसिपल। जो हमारा फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम इफ़ेक्टिवली चला सकते हैं अगर हम फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉलो करें। डिवीज़न ऑफ वर्क, वाइल स्ट्रक्चरिंग organization, division of work at the very outset should be considered as the basic efficiency. Group of individual can score better result by having division of work. division of work करके हम ग्रुप के इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं। Therefore, while designing the organization, we should aim at making suitable grouping of activities. जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारा होता है कि वी शुड एम टू मेकिंग सूटेबल ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटी को इस तरह से ग्रुप बनाएं कि वो सूटेबल ग्रुप बनाएं हम, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही बन सके। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। यानी हमको डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसी के बेस पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। अटेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मैकेनिज्म टू एकम्प्लिश सर्टन गोल। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मैकेनिज्म होता है वो गोल को अचीव करने के लिए बनता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच शुड बी डेवलप्ड। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच शुड बी डेवलप्ड। जो भी हमने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं उसके इम्पॉर्टेंट रोल को डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन। क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेट द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। जब हम
क्लियरली डिफाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो हमारी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी अच्छे से होती है, उसको फैसिलिटेट करता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग होता है अपने अधिकारों को ट्रांसफ़र करना, एंड कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन को भी ये इफेक्ट करता है। थर्ड, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर टू स्पेन ऑफ कंट्रोल सिग्निफाइंग द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली टू एनी एग्जीक्यूट्स। जो मैनेजमेंट का जो स्टेप्स होती है वो कंट्रोल सिग्निफाई द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट डायरेक्टली टू एनी एग्जीक्यूटिव। एक एग्जीक्यूटिव के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट होते हैं उससे वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। द प्रिंसिपल वॉज डेवलप्ड बाय यूरिक। द लार्जर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूटिव इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अगर एक एग्जीक्यूटिव को लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होगा। इट टेंड टू बी फॉर हिम टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट देम इफ़ेक्टिवली। तो हमको उनको अच्छे से सुपरवाइज करना चाहिए और कोऑर्डिनेट इफ़ेक्टिवली करना चाहिए। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। Organization structure should be designed in such a way that there exists unity of command in the sense that a single leader is the ultimate source of authority। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहे हमारी। हमने प्रिंसिपल पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड का, तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारी मेंटेन रहे इन द सेंस दैट अ सिंगल लीडर इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। एक सिंगल लीडर को अथॉरिटी होना चाहिए कि वो कमांड इशू करे। अगर कमांड कई जगह से आएगी तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे। फिफ्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट स्टैटिक। देयर मस्ट बी सफिशिएंट रूम फॉर चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर। ये हमको माइंड में रखना चाहिए। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड इज़ नॉट स्टैटिक, यानी ये पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें हम चेंज ना कर सके। देयर मस्ट बी सफिशिएंट रूम फॉर चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास में सफिशिएंट जगह होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें और या उसको मॉडिफाई कर सकें। प्रॉपर बैलेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप वेरियस सेगमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन बैलेंस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में बैलेंस रखें। द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस बेसिकली अराइज व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एन डिपार्टमेंटल इज़ फर्दर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट। जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस बेसिकली कहाँ से हमारी बेसिकली बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, व्हेन एन एक्टिविटी और अ डिपार्टमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड और सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट। जब हम उनको सब डिवाइड करते हैं स्मॉल सेगमेंट में तब हमको ये प्रॉब्लम अराइज होती है। दीज प्रॉब्लम ऑल्सो अराइज विद द ग्रोइंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स साइज इन फंक्शनिंग। ये हमारी प्रॉब्लम जब भी आ जाती है जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की विथ द ग्रोइंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन साइज़ एंड फंक्शनिंग। जब एक ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ और उसकी फंक्शनिंग ग्रो होती है, बढ़ती है, तो हमको प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ता है एवरी सेगमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं। ये हमको ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो हमको 15 पॉइंट दे करके रखे, तो हमको सिर्फ ये 6 पॉइंट में से आपको जो अच्छे लगे एनी 5 पॉइंट आपको तैयार करना है। अब हमारा जो शुरू हो रहा है वो वेरी IMP पार्ट है इसमें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर आप देख रहे हैं कि हम पढ़े जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक आ गए हैं, तो इसमें से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। तो जो हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन अब पढ़ेंगे वो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्सन को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी भी मैनेजर को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में हमको उसको कुछ अथॉरिटी भी देना पड़ती है, जिससे कि वो अपना जो टास्क है उसको इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली पूरा कर सके। मीनिंग एंड डेफिनेशन। Delegation of authority take place when a manager assign a part of his work
to other and gives them the authority to perform the assigned task. जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारी आती है टेक प्लेस व्हेन अ मैनेजर असाइन अ पार्ट ऑफ हिज वर्क, जब मैनेजर अपने वर्क का एक पार्ट असाइन करता है टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू परफॉर्म द असाइन जॉब, और अथॉरिटी भी देता है कि वो उस जॉब को परफॉर्म कर सके. Thus the process of delegation involve assigning duties, entrusting अथॉरिटी एंड इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट. तो यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या हो गया कि ड्यूटीज़ देना, इंटरेस्टिंग यानी कि उसको काम सौंपना, इंटरेस्टिंग ऑफ अथॉरिटी अधिकार सौंपना, एंड इम्पोजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ऑन सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट पर को ड्यूटीज़ देना, उनको अधिकार देना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना सबऑर्डिनेट्स को. तो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. Some important definition are as follows. The Hammond delegation of authority merely means granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limit. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी को ग्रांट करना टू सबऑर्डिनेट को, जिससे टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, ताकि वो अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट में अपना वर्क कर सके. तो ये हमारा आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक याद करना है और हैमन की डेफिनेशन डालना है. सबसे इजी डेफिनेशन इसी की है. तो ये हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का. अब हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर्स. इसमें क्या इन्वॉल्व है, वर्क एंड अथॉरिटी. हम क्या शेयर कर रहे हैं, काम भी दे रहे हैं और काम के साथ में अथॉरिटी भी दे रहे हैं अदर्स को. इट इज़ बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. ये किस पर बेस्ड है, डिवीज़न ऑफ वर्क का. यानी यहाँ पर मैनेजर क्या कर रहा है, अपने वर्क को भी दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसको उसके साथ में काम करने के लिए राइट्स भी दे रहा है. डेलीगेशन इज़ ऑलवेज डन विद इन अ सर्टन लिमिट. जो भी डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन जो अथॉरिटी का होता है वो लिमिटेशन के साथ होता है. ऐसा नहीं है कि किसी को हमने कुछ राइट्स दिए हैं तो वो उनको कैसा भी यूज़ करें. फोर्थ, डेलीगेशन डज नॉट इम्प्लाई रिडक्शन इन द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर. डेलीगेशन डज नॉट एम्प्लॉय द रिडक्शन. ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने अगर अपने अधिकार किसी को डेलीगेट कर दिए तो उसके राइट्स कम हो जाते. तो डेलीगेशन डज नॉट एम्प्लॉय रिडक्शन इन द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर. सुपीरियर की अथॉरिटी से इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता है. डेलीगेशन डज नॉट मीन अवॉइडिंग डिसीजन. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि हम डिसीजन को अवॉइड करें, कि मैनेजर डिसीजन नहीं लेना चाहता है तो उसने अपने राइट्स दूसरों को दे दिए हैं. इट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस रादर देन द एब्रेटरी एंड एडॉक एक्सरसाइज. यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से या एडॉक यानी कि अस्थिरता से काम करना है. तो आपको बस एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना है, ये जो ऊपर की 5 है. तो आज आपका काम हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. आज का हमारा BS का कोर्स कंप्लीट हो गया.